के साथ हिमाद्री शर्मा और शुरुआत करेंगे अंतरिक्ष में रचे इतिहास से। भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। 14 दिन तक स्पेस सेंटर में शुभांशु रहने वाले हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान से स्पेस सेंटर पहुंचे हैं शुभांशु। ड्रैगन अंतरिक्ष यान ISS से जुड़ा रहेगा। शाम 7:05 पर स्वागत संदेश जारी किया जाएगा। अंतरिक्ष यान के गेट खुलने की प्रक्रिया, जिसे डॉकिंग कहा जाता है, वो जारी हो चुकी है। तो वहीं इस मिशन को केनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून 2025 को नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस कंपनी की मदद से लॉन्च किया गया था। और इसमें भारतीय विंग कमांडर सुधांशु शुक्ला, जो कि अब एक अंतरिक्ष यात्री और 41 साल बाद, यानी कि राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में पहुंचने के 41 साल बाद कोई भारतीय जो है अंतरिक्ष में पहुंचा है, तो वो शुभांशु शुक्ला है। और आपको बता दें, डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में स्पेस से जो है एक स्वागत संदेश जो है इन एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से जारी किया जाएगा। 14 दिन तक की ये स्पेस जर्नी रहने वाली है। 14 दिन तक स्पेस में शुभांशु शुक्ला रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं और ऐसे में डॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। शाम 7:05 पर एक स्वागत संदेश जारी किया जाएगा। अंतरिक्ष यान के गेट खुलने की प्रक्रिया, जिसे कि डॉकिंग कहा जाता है, वो शुरू कर दी गई है। तो वहीं इस मिशन को केनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था, यानी कि कल स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस कंपनी की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। तो कुछ ही देर में डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद 7:05 का समय दिया गया है, जब अंतरिक्ष से यानी कि स्पेस से जो है मैसेज दिया जाएगा, स्वागत संदेश वहां से ये एस्ट्रोनॉट जारी करेंगे अपने अपने देशों के लिए। तो ऐसे में बेहद गर्व का पल भारत के लिए, क्योंकि 41 साल बाद भारत एक बार फिर से अंतरिक्ष में पहुंचा है। और साथ ही साथ विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो कि इस मिशन को लीड भी कर रहे हैं, कल उनकी तरफ से भारतवासियों के लिए एक संदेश जारी किया गया था। और अब इंतजार है 7:05 का, जब अंतरिक्ष से जो है डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुभांशु स्वागत संदेश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर के दौरे पर रहे और ऐसे में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह को उन्होंने संबोधित किया। आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत जी, आपका परिवार का कोई अगर बंद होता, उस समय परिवार में कोई घटना घट जाती तो क्या होता? आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह देश जानता है। देश के बंटवारे के साथ आजादी की शुरुआत हुई। सरदार पटेल होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। आपातकाल इसीलिए लगाया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। राजनीति और कुर्सी के लिए देश को बर्बाद करने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता धीरे धीरे सब जानती है। कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों की बर्खास्तगी हुई है, कितनी प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। तो बड़ा निशाना साधा, वो भी अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में जाकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और साफ शब्दों में मानेसर की घटना उन्होंने याद दिलाई अशोक गहलोत को, और साथ ही आपातकाल का जिक्र किया। आपातकाल से जोड़ते हुए कहा कि गहलोत जी, अगर आपका परिवार का कोई सदस्य उस समय बंद होता, कोई घटना घट जाती तो क्या होता? और साथ ही आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये पूरा देश जानता है। देश के बंटवारे के साथ ही आजादी की शुरुआत हुई। सरदार पटेल होते तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। राजनीति और कुर्सी के लिए देश को बर्बाद करने का काम किया। और अब जनता धीरे धीरे सब जानती है। कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया है। तो बड़ा पलटवार अशोक गहलोत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर से देखने को मिला। तो वही बात हो गई कि अशोक गहलोत के घर में पहुंचकर अशोक गहलोत पर ही निशाना साधते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। आपको बता दें कि समारोह में लोकतंत्र सेनानियों को भी सम्मानित किया गया और उसके बाद आपातकाल पर कांग्रेस सरकार को 2 टूक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुनाई। 6 साल बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा पर 36 तीर्थयात्री पहुंच गए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद सीमा पर हुई थी भारत और चीन के बीच झड़प, और इसके बाद मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी गई थी और कैलाश पर्वत की इस यात्रा पर भी रोक थी। तो वहीं पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। चीन की यात्रा पर गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल, और उसके बाद जो चर्चा हुई, उस चर्चा का ये सार्थक परिणाम निकला
कि कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुरू किया गया और आज 36 भारतीय तीर्थयात्री कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हैं। सबसे जटिल यात्रा मानी जाती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा और ऐसे में वो 36 भारतीय जो पहुंच गए हैं। कोविड-19 के बाद पहली बार ये जत्था रवाना हुआ था और ऐसे में सकुशल 36 भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर पहुंच गए हैं। शुरुआत में कोविड-19 के बाद की अगर बात करें तो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। भारत चीन के बीच झड़प की घटनाएं भी अक्सर सामने आई थी। दोनों देशों की डोक टूक सुनने को भी मिली थी और इसके बाद कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको रोक दिया गया था, उसमें ब्रेक लगा दिया गया था। तो वहीं बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस संबंध में बात की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर गए और कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुचारू करने की बात की, क्योंकि जो रास्ता है कैलाश मानसरोवर का वो चीन से होकर निकलता है और ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा थी और बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला गया और आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर 36 भारतीय तीर्थयात्री सकुशल पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह ये यात्रा जारी रहेगी। फिलहाल पहला जत्था यानी कि 36 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर पहुंच चुके हैं। आईएफएस अम्बरीश वेमुरी की पीएमओ में नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उपसचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। तो वहीं नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल या अगले आदेश तक वे इस पद पर रहेंगे। भारतीय विदेश सेवा के 2016 बैच के अफसर हैं अम्बरीश वेमुरी और अब पीएमओ में अपनी सेवाएं देते नजर आएंगे। आईएफएस अम्बरीश वेमुरी को पीएमओ में नियुक्ति दे दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उपसचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है और आपको बता दें कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष या अगले आदेश तक वो इस पद पर कार्यरत रहेंगे। भारतीय विदेश सेवा 2016 बैच के आईएफएस अम्बरीश वेमुरी, जिन्हें कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर उपसचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है और अब देखना होगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहता है, क्योंकि अगर उनके विदेश सेवा की बात करें आईएफएस के पद पर रहते हुए उन्होंने बेहद बेहतरीन काम किया और अब देखना होगा कि पीएमओ ऑफिस में किस तरह से वो काम करते हैं, क्योंकि समय लंबा है। जिस दिन पदभार ग्रहण करेंगे उस तारीख से लेकर 3 साल या अगले आदेश तक वो उपसचिव के पद पर रहने वाले हैं। अब बात टू व्हीलर व्हीकल्स की कर लेते हैं। टू व्हीलर्स पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई पेश की है, सफाई दी है और गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट की है और कहा है कि कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह से जारी रहेगी। सत्यता की जांच किए बिना भ्रामक खबरें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक्स हैंडल पर अपना बयान जारी कर इन सभी खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि अब दोपहिया वाहन चालकों को भी टोल टैक्स पर टोल देना पड़ेगा। तो नितिन गडकरी ने इन तमाम खबरों का खंडन किया है। अब बात अवैध खनन की कर लेते हैं। अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश में एक महाअभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है। प्रमुख सचिव टी रविकांत व निदेशक दीपक तंवर के नेतृत्व में अभियान जारी है। तो वही अभियान के तहत पिछले 85 दिन में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के 3075 मामले दर्ज हुए हैं। तो वही अवैध खनन की अगर बात करें तो 254 और अवैध निर्गमन की बात करें तो 2623 मामले जब्त हुए। तो वही अवैध भंडारण की बात करें तो 198 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो खान विभाग व संयुक्त टीमों ने 73.24 लाख टन खनिज को जब्त किया है और कुल 545 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वहीं 19 करोड़ 6 लाख रुपए भी वसूले हैं। प्रदेश में 378 एफआईआर दर्ज की गई है, 190 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर 2760 वाहनों और 158 मशीनों को सीज किया गया है, यानी कि जब्त किया गया है। तो महाअभियान अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश में चलाया जा रहा है और किसी छोटे मोटे स्तर पर नहीं, वृहद स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और अब तक के कुल जुर्माने की बात करें तो 545 करोड़ और 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
आगे बढ़ते हैं और बात अर्थव्यवस्था की करते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की रिपोर्ट आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस समय भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार मजबूत हो गई है, तो वहीं चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का दमखम बरकरार है। नीतिगत दरों में कटौती का लाभ हुआ है और साथ ही साथ कटौती का लाभ उठाने के लिए ये माहौल बेहद अनुकूल माना जा रहा है, बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। विनिर्माण कंपनियों की अगर बात करें तो विनिर्माण कंपनियों की क्षमता का उपयोग औसत से ज्यादा हुआ है। ऋण आवंटन कम हुआ है, लेकिन फिर भी वित्तीय हालात अच्छे हैं और ऐसे में जो ऑल ओवर स्थिति है, जो ऑल ओवर हालात है, वो काफी स्ट्रांग बताए जा रहे हैं, काफी मजबूत बताए जा रहे हैं। तो आरबीआई की रिपोर्ट में ये पूरा खुलासा देखने को मिला। आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो बेहद पॉजिटिव नजर आई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस समय एक तरफ भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है, अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक गतिविधियों की जो रफ्तार है वो मजबूत नजर आ रही है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद स्ट्रांग नजर आ रही है। और चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है, मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है और अब जांच एजेंसी रिकवर्ड डेटा का विश्लेषण करेगी। इससे हादसे के कारणों का पता चल पाएगा। ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश नहीं भेजा जाएगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। 12 जून को हुए हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और सभी की नजरें टिकी थी इस ब्लैक बॉक्स पर कि कब ये ब्लैक बॉक्स मिलेगा, क्योंकि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर वो अंतिम बातचीत, वो अंतिम आवाजें रिकॉर्ड हुई होंगी जो पायलट और को पायलट के बीच हुई होंगी, क्रू मेंबर्स के बीच हुई होंगी, क्योंकि यही ब्लैक बॉक्स है जो इस हादसे की अंतिम कड़ी तक पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ अब जो है इस ब्लैक बॉक्स को डिटेल में खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा और साथ ही साथ रिकवरी जो है वो देश में ही की जाएगी, विदेश इसे नहीं भेजा जाएगा। और उम्मीद यही कि हादसे के कारणों का पता इस ब्लैक बॉक्स से चलेगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करना। और ऐसे में अब जो डेटा है उसकी जांच के लिए इस ब्लैक बॉक्स को विदेश में नहीं भेजा जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड से खबर है, जहां भास्कर बरुआ होंगे NERAMC के नए प्रबंध निदेशक। PESB ने भास्कर बरुआ का प्रबंध निदेशक के पद के लिए चयन कर दिया है, तो वहीं PESB ने MD पद के लिए कुछ 4 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए थे और अभी NRL के उप महाप्रबंधक के रूप में भास्कर बरुआ कार्यरत है और साथ ही साथ एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिल चुकी है। वहीं अब उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड से ये बड़ी खबर है, जहां पर भास्कर बरुआ नए प्रबंध निदेशक होंगे। PESB ने भास्कर बरुआ का प्रबंध निदेशक के पद के लिए चयन किया है, तो MD के लिए कुल 4 उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए थे, जिसमें से बरुआ का चयन हुआ है और अब देखना होगा कि किस तरह से वो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिलहाल NRL के उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं भास्कर बरुआ। अब बात अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून की कर लेते हैं, जिसे कि अब बंद कर दिया जाएगा। साइबर फ्रॉड से बचने के मैसेज से 40 सेकंड लेट कनेक्ट हो रही थी कॉल और ऐसे में सितंबर 2024 में साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करने के लिए इसे शुरू किया गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉलिंग के दौरान लोग इससे परेशान नजर आए और अमिताभ बच्चन की आवाज में 40 सेकंड एक लंबा मैसेज था और इसमें फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स के खतरों से आगाह किया जा रहा था। धीरे धीरे ये कॉलर ट्यून लोगों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनती नजर आ रही थी और कॉलर ट्यून की वजह से सोशल मीडिया पर लोग अमिताभ बच्चन को ट्रोल करते नजर आ रहे थे और ऐसे में अभी बड़ा फैसला लिया गया है कि अब 40 सेकंड की अमिताभ बच्चन की आवाज की वो कॉलर ट्यून जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी, उसे बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं उससे प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते उस टोन को, उस कॉलर ट्यून को जो है बंद कर दिया गया है। तो वहीं अब बात करते हैं प्रदेश में 2 सप्ताह तक मेघ जो है जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग ने 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दूसरे सप्ताह की बात करें तो 4 जुलाई से 10 जुलाई तक जमकर बारिश होगी। राज्य के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगर तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री
कम रहेगा। और तो वहीं दूसरे सप्ताह की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम होने की संभावना जताई गई है। तो मानसून को लेकर लगातार प्रदेश में अपडेट जारी किया जा रहा है। और राजस्थान की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरे सप्ताह पूर्वी राजस्थान में तापमान जो है 2 से 3 डिग्री तक कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन अधिकांश भागों में जमकर जो है बरसात होगी, जमकर जो है मेघ बरसेंगे। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। 2 सप्ताह का ये पूरा पूर्वानुमान है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम के बाद अब बात करते हैं मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर। मौसम विभाग ने 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रथम सप्ताह यानी कि 27 जून से 3 जुलाई तक राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 27 जून को उदयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में भारी से अति भारी बारिश जो है उसकी चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, भरतपुर संभाग में 3 जुलाई तक कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में जमकर बादल बरसते नजर आएंगे। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, जिनमें जोधपुर, बीकानेर संभाग आते हैं, इनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। बीकानेर, जोधपुर संभाग में 27 से 29 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो वहीं जोधपुर संभाग की अगर बात करें तो 27 और 28 जून और बीकानेर संभाग में 29 जून को भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 30 जून से बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की भी संभावना जताई गई है। प्रथम सप्ताह में प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गरीबी में आटा गीला। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारत को करारी हार मिली है। 370 रन का विशाल लक्ष्य भी टीम के गेंदबाज नहीं बचा पाए थे। अब स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में एक टेंशन देने वाली खबर आ रही है। 2 जुलाई से दूसरे टेस्ट में बुमराह के खेलने पर संशय बना हुआ है। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते टीम से बाहर हो सकते हैं बुमराह। 10 जुलाई से लॉर्ड्स में तीसरे टेस्ट में टीम से जुड़ सकते हैं जसप्रीत बुमराह। तो वहीं पहले टेस्ट मैच में कुल 43.4 ओवर गेंदबाजी कर 5 विकेट बुमराह ने लिए थे। हालांकि दूसरी पारी में उनका विकेट नहीं लेना टीम को बेहद भारी पड़ा था। तो ऐसे में एक बार फिर से उनके खेलने पर संशय बरकरार है। तो आपको बता दें कि 10 जुलाई से लॉर्ड्स में जो तीसरा टेस्ट खेला जाएगा उसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाले यानी कि 2 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है उसमें जसप्रीत बुमराह के खेलने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते टीम से बाहर जसप्रीत बुमराह होते नजर आ सकते हैं। लेकिन 10 जुलाई को जो तीसरा टेस्ट होगा उसमें एक बार फिर से टीम के साथ खेलते नजर आएंगे। जब पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 43.4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट बुमराह ने लिए थे। वहीं दूसरी पारी की अगर बात करें तो उनका विकेट नहीं लेना टीम को बेहद भारी पड़ा था। और ऐसे में अब देखना होगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के बाद जब वो वापसी करते हैं तो किस तरह का प्रदर्शन उनका टीम के लिए रहता है और किस तरह से फायदेमंद वो भारतीय टीम के लिए साबित होता है।